माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कह सकते हैं। इसके जितने भी कम्पिटिटिव कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का इस चैप्टर में। पहला है एलुरान परत होती है। देखिए जो एलुरान परत होती है अगर उसके निर्माण की बात किया जाए, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें एक तो भ्रूण बनता है और एक भ्रूणपोष बनता है। तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक जो है सही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें जो एलुरान परत होता है वो प्राय उसमें पाता है जो न्यूट्रिशन देता है, और न्यूट्रिशन जो देने का काम होता है वो एम्ब्रियो को, वो होता है भ्रूणपोष। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पहले का सी राइट आंसर होगा, अर्थात भ्रूणपोष इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आवृत्तबीजी पौधों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है। अगर हम आवृत्तबीजी पौधों की बात करें तो सबसे सामान्य प्रकार का जो बीजांड होता है इसकी बात करें तो लगभग 82% जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो है एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें एनाट्रोपस टाइप का लिखा है, अर्थात ये यहाँ पर आंसर सही होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण में बड़ा केंद्रक होता है। क्वेश्चन सुनिए, परागकण में बड़ा केंद्रक होता है, यानी केंद्रक कहां पर बड़ा होता है, तो जो परागकण होता है जब उसमें वहां पर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होना शुरू होता है तब उस पॉलन ट्यूब में उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यानी यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि यहां पर जो तीसरे का ए जो है राइट आंसर होगा, यानी नलिका केंद्रक में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुगुणिता का अर्थ है। बहुगुणिता का अर्थ क्या होता है, तो बहुगुणिता का मतलब पॉलीप्लॉइडी, यानी कि जितने भी गुणसूत्र है उस गुणसूत्रों के सेट में जितने भी उपस्थित जो भी उसमें द्विगुणित से अधिक जो भी सेट की उपस्थिति होगी उसको हम बहुगुणिता कहते हैं। जैसे हमारे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्रा, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, इस प्रकार से वहां पर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहां पर हम देखेंगे गुणसूत्रों के द्विगुणित से अधिक सेट की उपस्थिति, तो गुणसूत्रों के द्विगुणित अधिक से अधिक सेट की उपस्थिति, अर्थात चौथे का जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर यहां पर होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजियों का परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है। देखिए ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि आवृत्त बीजियों का परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है। तो जो परिपक्व होता है नर युग्मकोद्भिद, जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसकी हम लोग बात करें तो वहां पर जो है ट्रिप्लॉइड, वो तीन कोशिकीय संरचना बनती है, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोशिकीय संरचना। जो मेल गैमेटोफाइट होता है त्रिकोशिकीय होता है क्योंकि वही आगे चल करके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा। तो त्रिकोशिकीय संरचना यहाँ पर राइट आंसर, अर्थात पांचवे का सी यहाँ पर राइट आंसर रहता है। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा कह रहा है कि बीजांड कायिक बहुभ्रूणता यानी कि न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। ध्यान से सीपीएमटी 2009 का क्वेश्चन था कि न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिए जो न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं वो प्राय जो है जो भी जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब पौधों के पुष्प होते उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिट्रस लिखा हुआ है, अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा छठे का वो बी होगा राइट आंसर, अर्थात सिट्रस में, क्योंकि ये नींबू प्रजाति के नाम से उसको लोग जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजी पादपों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की संरचना क्या कहलाती है। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, वैसे यूपी सीपीएमटी 2013 में पूछा गया था कि आवृत्तबीजी पादपों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की संरचना क्या कहलाती है। तो सबको पता है कि जो एम्ब्रियोसाइक होता है, नॉर्मली एम्ब्रियोसाइक जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की होता है, अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर होगा सातवें का ए राइट आंसर होगा। क्योंकि भ्रूणपोष जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है, भ्रूण जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और डिप्लॉइड होता है, और अंड उपकरण एग ऑपरेटस जो एक ही कोश का रहती है। तो ये यहाँ पर हमारा सातवें का ए ऑप्शन सही रहेगा। आठवां प्रश्न देखेंगे। कर आवृत्तबीजी पादपों में अंड उपकरण निर्मित होता है। आवृत्तबीजी पादपों में अंड उपकरण एग ऑपरेटस जो निर्मित होता है, तो इसमें ध्यान देंगे कि जो नीचे की जो माइक्रोपाइलिड होता है उसी के समीप में जो ओव्यूल होता है
उस ओव्यूल में अगर हम इसकी संरचना थोड़ा सा चित्र बनाकर देखें यहाँ पर, जैसे मान लेते ये ओव्यूल यहाँ पर है, ऐसे एक एम्ब्रियो सैक होता है, 1 2 3, और एक ऊपर 3 रहते हैं एंटीपोडल से जिसको कहते हैं, ये इस तरह से, और बीच में 2 जो है यहाँ पर माइक्रोपाइलेंड होता है। ये यहाँ पर एक निकला इंटेगुमेंट इस तरह से, और फिर ये यहाँ से घूम करके आया और ये यहाँ पर एक एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल यहाँ पर बन गया। तो ये माइक्रोपाइल, ये उधर जो होता है ये इधर की ओर माइक्रोपाइलेंड होता है, ये जो है माइक्रोपाइलेंड है, ये सबसे ऊपर का है जो ये एग सेल होता है, और इसके बाद जो दोनों कोशिका है इसको हम लोग सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी अगर बात किया जाए जो 8वां क्वेश्चन है इसमें क्या ऑप्शन रहेगा, तो इसमें रहेगा 2 सिनर्जिड तथा 1 अंडाणु कोशिका द्वार। तो ये हमारा वहां पर देखे चित्र में कि किस प्रकार से, तो इस तरह से 8वें का जो भी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पुष्पों का विभिन्न यानी अलग अलग पौधों पर परागण कहलाता है। यानी कह क्या रहा है कि 2 पुष्पों का विभिन्न अलग अलग पौधों पर परागण कहलाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी के नाम से। तो ध्यान रहे इसको जीटोनोगैमी के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो 9वें का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां कह रहा है स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ये ध्यान है, स्पोरोपोलेनिन आ गया। स्पोरोपोलेनिन, पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन शब्द यहाँ पर आ गया है। तो जैसे स्पोरोपोलेनिन, पॉलन एक शब्द आ गया यानी कि पॉलन ग्रेन में। अब चूंकि ये इंटाइन में कि एक्जाइन में, यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि परागकण की इंटाइन में कि परागकण की एक्जाइन में। तो ध्यान रखिए स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उसको परागकण को सड़ने से बचाता है। तो निश्चित रूप से ये एक्जाइन के पार्ट पाया जाता है, अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वो 10वें का डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूविष्काय का श्रावण किसके द्वारा होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी पीएमटी 2013 में पूछा जा चुका है। यूविष्कायों का श्रावण किसके द्वारा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो टैप्टम होता है उस टैप्टम के द्वारा ही यूविष्कायों का श्रावण होता है। नहीं, हमारा राइट आंसर 11वें का ए होगा। 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विनिषेचन क्रिया होती है जब डबल फर्टिलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा है, बोर्ड में पूछा था। तो ध्यान रहे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक विशिष्ट गुण होता है, यानी आवृत्त बीजी का एक विशिष्ट गुण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आवृत्त बीजी पौधे, सी ऑप्शन है। तो 12वें का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह परागण जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकण वह वर्तिकाग्र परस्पर मिलते हैं कहलाता है। तो यहां पर हमेशा देखेंगे कि क्या कह रहा है कि जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकण, यानी कि एक परागकण का जेनेटिकली उसका जो कैरेक्टर है वो अलग है, और जिस उस पे प्लांट्स पर जा रहा है जिसके वर्तिकाग्र पर वो परागित हो रहा है उसके जेनेटिक कैरेक्टर अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पर मतलब दूसरा, और निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसको हम कहेंगे पर निषेचन। तो ये हमारा जो रहेगा आंसर 13वें का सी जो है राइट आंसर कहलाएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपस्थानिक बहुभुरता पाया जाती है, एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है। तो ध्यान रखिए जितने भी जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें जो है एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है, अर्थात हमारा राइट आंसर सिट्रस यहाँ पर होगा। 14वें का डी राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही कि स्पोरोपोलेन किसके बहुलीकरण से बनता। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए बहुलीकरण, देखिए हमने कहा था कि सुरक्षात्मक आवरण होता है, और सुरक्षात्मक आवरण है तो वहां पर कुछ इस प्रकार से होंगे कि उसके पास जो जल भी अंदर ना प्रवेश करने पाए, तो जल को रोकने के लिए वसा ही एक होता है जो रोक सकता है, और साथ में वहां पर फिनाल होना चाहिए। तो यहां पर देखें कि वसा तथा फिनाल कहां पर है, तो ए वाले ऑप्शन में वसा एवं फिनॉल है, अर्थात 15वें का ए जो है वो राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन कर रहा है अनुन्मील्य परागकण का क्या लाभ है। अनुन्मील्य परागकण अर्थात यहाँ पर जो है क्लिस्टोगैमस बोल रहा है, परागकण का क्या लाभ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परागण की प्रक्रिया होती है उसमें किसी कारक की निर्भरता, क्योंकि वो पुष्प जो होते हैं वो बंद होते हैं, हमेशा पुष्प बंद अवस्था में उसमें परागण की प्रक्रिया हो जाती है, अर्थात उन्हें किसी जो है कारक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो पुष्प खिलते नहीं कभी भी। जैसे हो गया इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कह सकते हैं मूंगफली, मूंगफली का पुष्प नहीं खिलता है, अर्थात यहाँ अनुन्मील्य परागण
होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें परागण के लिए किसी कारकों पर निर्भरता नहीं होती, अर्थात 16वें का बी जो है वो राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, कारक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। पहला कह रहा है बीजाणु जन ऊतक अगुणित होता है, गलत है, जो है ये ठीक है। दूसरा अंतस्थीसियम, इसको हम एंडोथीसियम भी नाम कह सकते हैं, एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर उत्पन्न करता है, ये जो है रॉन्ग आंसर है। यानी एंडोथीसियम जो है माइक्रोस्पोर ने, उसके लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वहां पर पाया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी। टैपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण करता है, ये एकदम राइट आंसर है, टैपिटम पढ़ता है। हालांकि मिडिल लाइन उसमें एक जो है मिडिल टैपिटम होता है, वो भी वहां पर जो उस जो परागकण होते हैं उसको पोषण करता है, बाद में टैपिटम भी परागकणों को पोषण करने का कार्य करता है। अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा सी, 17वें का सी राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम किसके समतुल्य है, किसके समान है। तो ध्यान रखिए, जो मेगास्पोरेंजियम उसको हम लोग बीजांड भी कहते हैं। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा सी जो है राइट आंसर होगा। 19वां देखेंगे, कह रहा है कि किसी परागण कारक के अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होती है। तो किसी परागण कारक की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर किस होना चाहिए कि किस परागण कारक की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कोमेलिना होता है, ठीक है। तो कोमेलिना में ऐसा चीज होता है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा 19वें का ए राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। फिर कह रहा है कि एक आम एक अनिश्चयिक फली पुष्प, बिल्कुल नहीं, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, वो ट्रू फ्रूट में श्रेणी में आता है। सी कह रहा है कि मक्का के दाने में एक प्रोटीनयुक्त एलुनान परत पाई जाती है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। मक्का के दानों में जो है प्रोटीनयुक्त एलुनान परत उपस्थित होती है, जो उसके एंडोस्पर्म में बनती है, ध्यान रखिए एंडोस्पर्म में ही बनता है। तो 20वें का जो सी होता है ये राइट आंसर है। 21वां कह रहा है सजात पुष्पी होमोगैमी, जो सजात पुष्पी होते हैं परागण में क्या होता है। अब सजात पुष्पी की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पहले देखिए एक पुष्प का निषेध उसी पादप के दूसरे पुष्प में, यानी स्वपरागण कहाँ पर हो रहा है, जहां पर स्वपरागण हो वहां सजात पुष्पी होगा, अर्थात एक पुष्प का निषेध उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर ही होगा। 22वां कह रहा है कि पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, AIPMT 2014 में पूछा जाएगा क्वेश्चन। 22वां है पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे पात्र निषेचन के लिए, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं, गलत है। प्रजनन योजनाओं के लिए बिल्कुल नहीं। खाद्य संपूरण के लिए ये राइट आंसर यहाँ पर होगा, अर्थात हमारा राइट आंसर 22वें का सी होता है। XC2 कंजर्वेशन के लिए भी नहीं होता, ध्यान रहे। फिर है 23वां तंतु रूपी समुच्चय का क्या कार्य है। क्वेश्चन कह रहा है 23वें में कि तंतु रूपी समुच्चय का क्या कार्य है। तो ध्यान रखिए कि जो तंतु रूपी समुच्चय होता है इसका एक ही काम होता है, जो पॉलन ट्यूब होता है उस पॉलन ट्यूब को प्रवेश के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा डी वाले ऑप्शन में लिखा है कि पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन के लिए, तो ये इसका कार्य होता है। 23वें का डी राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। तो ध्यान रखिए एल्ब्यूमिन रहित जो बीज होते हैं, मक्का, अरंडी या गेहूं, ये सब मोनोकाट होते हैं, इसमें जो है नहीं होते। तो जो डाइकाट यानी मटर है उसमें होता है। तो 24वें का जो है राइट आंसर जो होगा वो डी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजियों की चारित्रिक विशेषता, जो निषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंडाणु कोश से संयुक्त तथा दूसरा नर युग्मक किससे संयोग करता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखिए जो दूसरा होता है वो उसके जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज करता है। चूंकि पोलर न्यूक्लियाई जो है उसमें बाई न्यूक्लिएटेड होता है, अतः वहां पर ट्रिप्लॉइड जो है एक एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पर देखें कि सी ऑप्शन केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित ऊतक बनाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो 25वें का यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजियों में लघु बीजाणु जनन के दौरान एक एकल लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने टेट्राएड बनते हैं।
ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पर करें एक लघु बीजाणु के दौरान एक एकल लघु बीजाणु यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने टेट्राएड बनते हैं, तो वहाँ पर एक ही टेट्राएड वहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो यहाँ पर टेट्राएड शब्द यूज कर लिया, टेट्राएड मतलब 4। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1। ठीक है, एक टेट्राएड मतलब एक चतुष्क वहाँ पर बनेगा। 26वें का ए राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है। नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है, अगर इसकी हम बात करें तो जो जहाँ पर बीज बीजांड वृंत से जुड़ता है वहीं पर जो है एक निशान के रूप में नाभिका पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा 24वें का देखेंगे राइट आंसर जो है लिखा है कि बीज जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा था। तो ये हमारा राइट आंसर 27वें का ए रहता है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परागकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवंशिकता के समान होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवंशिकता के समान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सजात पुष्पी परागण है ये इसमें सजात पुष्पी परागण राइट आंसर हमारा होगा, यानी 28वें का ए राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं की बात करें तो पहला कि परागकणों में पोषकों की प्रचुर मात्रा होती है, इसका उपयोग गोलियों और शरबत के रूप में भी किया जाता है, यानी ये जो है सही है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये सत्य है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। बी है कुछ पादपों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर प्रत्युर्जता और श्वसनीय कष्ट पैदा करते हैं, ये भी सही है। जैसे कि हम बात करें पार्थीनियम, उसके जो परागकण होते हैं वो नॉक्सियस बीट्स श्रेणी में आते हैं। तीसरा मक्खियों और चमगादड़ से परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं, ये भी सही है। जैसे कि रेफ्लेसिया होता है, मक्खियों के द्वारा से परागण होता है, वो दुर्गंध निकल जिससे सड़े हुए मांस की बदबू आती है। और चौथा है शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागकणों का पाचन करके बनाया जाता है, ये यहाँ पर गलत है। तो ये यहाँ पर जो है रॉन्ग है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 29वें का डी। तीसरा है संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है। तो संचरण ऊतक जो होता है जहाँ पर जैसे 3 प्रकार के वहाँ पर स्टाइल पाते हैं, एक जो होता है पूरी तरह से ओपन स्टाइल, एक हाफ क्लोज्ड स्टाइल और एक क्लोज्ड स्टाइल। तो संचरण ऊतक उसमें पाता है जहाँ पर पूरी तरह से बंद होता है, यानी जो स्टाइल होता है यानी वर्तिका जो होती है बंद होती है, तो ठोस वर्तिका में जो है संचरण ऊतक उपस्थित होता है, यानी हमारा राइट आंसर 30वें का बी होगा। 31वां कह रहा है कि फिलीफॉर्म एपरेटस आवृत्त बीजों के किस भाग में पाया जाता है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस हमेशा जो है सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिकाएं जो थी उसके उस तरफ जो है भाग में पाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 31वें का वो होगा डी। 32वां क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर यहाँ पर आगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे कि लिखा कि कई प्रजाति के परागकणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो सकता है, लेकिन उसी प्रजाति के परागकण की केवल एक परागनलिका वर्तिका में वृद्धि करती है। ये कथन सत्य नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 32वें का ए होता है। 33वां क्वेश्चन के हरे नारियल का दूध या पानी है, क्या है। द्रव बीजांड का है, बिल्कुल नहीं। मादा युग्मोद्भिद का द्रव, बिल्कुल नहीं। द्रव भ्रूणपोष या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, चूंकि भ्रूणपोष शब्द यहाँ पर आ गया अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा 33वें का सी जो है वो राइट आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन करा कि मक्का के बीज में बरूथिका जिसको हम लोग स्क्यूटेलम भी कहते हैं, स्क्यूटेलम को बीजपत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भ्रूण की सुरक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। इनमें भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ होता है, ये भी नहीं। खाद्य पदार्थों का अवशोषण कर उसे भ्रूण को देता है, भ्रूण को प्रदान करने का कार्य कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है, उसको जो है जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो को प्रदान करवा देता है। तो ये बरूथिका का कार्य होता है। तो ये यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही होगा। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अनिषेक फल का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है अनिषेक फल जो है अमरूद अनिषेक फल नहीं होता, आम तो ट्रू फ्रूट है। सेब जो होता है वो अनिषेक फल नहीं है, बस ये है कि वो फास्ट फ्रूट की श्रेणी में। केला अनिषेक फल होता है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पर फल का निर्माण हो जाता है। तो केला यहाँ पर राइट आंसर, यानी 35वें का जो है वो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्त बीजियों में
सक्रिय यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु किस रूप में विकसित होता है। 36वां क्वेश्चन करके आवृत्त बीजी में जो एक्टिव माइक्रोस्पोर होता है या मेगास्पोर कह सकते हो, मेगास्पोर किस रूप में विकसित होता है, तो हमेशा वो जो है एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित होता है। यानी 36वें का यहाँ पर बी ऑप्शन भ्रूणकोष जो है इस रूप में विकसित होता है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु आवश्यक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि पुरस्कार व आकर्षण किस हेतु, यहाँ पर जो पुरस्कार शब्द है ये ध्यान रहे कि इसका मतलब यहाँ पर जो है कि जैसे किसी चीज़ को कोई वो दे देना, उसको प्रदान करना, जैसे पालन ग्रेन को उसको मिल जाए, तो किस लिए आवश्यकता, तो हमेशा ध्यान रखिए जो पुरस्कार या आकर्षण होता है ये यहाँ पर जो है कीट परागण के लिए आवश्यक है, क्योंकि कीटों को ही परागण या आदि जो है आवश्यकता होती है अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर 37वें का ए ऑप्शन सही है। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पुष्प जिनके अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है तथा पुष्प पुष्पक्रम में व्यवस्थित होता है, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। तो यहाँ पर वो हमेशा जो वायु के झोंके के द्वारा ही परागित होते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 38वें का बी वायु। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न लिंगाश्रय यानी डायोसियस पादप किन दोनों पर रोक लगाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी, इन दोनों पर, क्योंकि वो डायोसियस प्लांट से अलग अलग है, तो यहाँ पर वो ऑटोगैमी या जीटोनोगैमी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 39वें का ए जो है वो राइट आंसर होता है। 40वां क्वेश्चन है, नारियल के खाद्य भाग की आकार की प्रकृति है। तो नारियल में खाद्य भाग तो हमेशा देखेंगे जिसका एंडोस्पर्म होता है वो खाया जाता है, तो 40वें का जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 41वें क्वेश्चन का देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा, द्विनिषेचन पाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, हालांकि नीट भी 2017 में आया था, वो वहाँ पर 2014 बोर्ड में आया था, यूपी बोर्ड, यहाँ पर नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। तो ये हम लोग का राइट आंसर हम पहले बता चुके हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का विशिष्ट लक्षण है। तो 41वें का सी जो है ये राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखें कि जो हमारा ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके जो है कुछ कॉम्पिटिटिव जो यहाँ पर पूछे जा चुके हैं सीपीएमटी या नीट में, उसके क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो इसका टॉपिक रहेगा हम लोग का, अगले टॉपिक में देखते हैं कि कौन सा चैप्टर रहता है। तो तक के लिए धन्यवाद।